मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के ये प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी थे। और उस वक्त इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर की जो तहरीक थी, ये उसके रूह रवां थे और पूरी तरह से ये उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे और उसको पायलट कर रहे थे। इस सिलसिले में इनको 2 बार जेल भी जाना पड़ा और काफ़ी कुछ इन्होंने उसको सऊबतें बर्दाश्त की इन्होंने। आपने मुस्लिम मजलिस जो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी लखनऊ के थे, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1967 में, वहाँ से अपने कैरियर की इब्तिदा की थी 1967 में। और उसके बाद फिर बीच में आप इस बात के भी ज़िम्मेदार थे कि आपने मुस्लिम लीग को नॉर्दर्न इंडिया में इस्टेब्लिश किया। अभी भी मुस्लिम लीग है और आपने उसको इस्टेब्लिश किया था नॉर्दर्न इंडिया में। साउथ में तो 1947 से के बाद से ही थी। और लेकिन अब आप अपनी ओरिजिनल जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें वापस आ चुके हैं और अब आजकल आप उसके सदर हैं और तमाम मजलिस का जो कैडर है उसको लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब की जो 1967 में पॉलिटिक्स थी, वो बहुत मुस्लिम मजलिस का नाम होने के बावजूद भी वो बहुत इंक्लूसिव पॉलिटिक्स थी। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे। चुनांचे चौधरी चरण सिंह जी और राज नारायण जी, त्रिलोकी सिंह जी वगैरह उनके साथी थे और उनके साथ उस वक्त इन्होंने अलायंस भी किया, पॉलिटिकल अलायंस भी किया और उनके साथ स्टेज भी शेयर करते थे। बाद में एक बार कांग्रेस से भी उन्होंने अलायंस किया, जिसमें उस वक्त मजलिस के अलायंस से बशीर साहब ने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और उसमें उनको इतनी कामयाबी मिली थी कि यूपी में वो कैबिनेट में मसूद अहमद साहब एक आजमगढ़ के थे, वो मिनिस्टर थे। और जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी सेंटर में, उसमें जुल्फ़िकार उल्लाह साहब एक कम्युनिकेशन के डिप्टी मिनिस्टर थे। तो पार्टी को न सिर्फ कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलायंस के साथ इन्होंने लड़ा था, अलायंस के साथ इन्होंने लड़ा था, बल्कि उसमें कामयाबी भी हुई थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनको जगह मिली थी। मेरे ख्याल से मैं अब बशीर अहमद खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करें। इंडिया, उत्तर प्रदेश और दीगर कई रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाब के पेश नज़र बीजेपी मुल्क में मजहबी मुनाफरत पैदा करके इलेक्शन जीतना चाहती है। चूँकि हुकूमत हर महाज पर नाकाम है, महंगाई और बेरोज़गारी ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। यूपी में कानून की हुक्मरानी के बजाय गुंडा राज है। मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पर जुल्म किया जा रहा है और पुलिस पर बजरंग दल और शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमें दबाव डालकर बेकसूर लोगों को पर मुकदमात कायम कराए। यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की ईदगाह पर मुतज़ाना बयान देकर पुरअमन शहर का माहौल बिगाड़ने का काम किया है और इससे शय पाकर हिंदू महासभा और यूपी के एक वज़ीर ने वहाँ कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन 6 दिसंबर को साधु संतों से इसी सिलसिले में मथुरा में हवन और यज्ञ पूजा कराई गई। हालांकि 1991 में कानून बनाकर ये तय कर दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के वक्त जो भी मजहबी इबादत गाह थी, वहाँ मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा, उसकी हैसियत तब्दील नहीं होगी। लेकिन बाबरी मस्जिद को इससे अलग रखा गया था क्योंकि इसका मुकदमा चल रहा था। एक मिनिस्टर जो दस्तूर की कसम खाकर ओहदा पाता है, अब मिनिस्टर का, यूपी के मिनिस्टर का बयान आया है, कल मैं सुन रहा था, ये ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हम इसके वफादार रहेंगे। उसके बाद वो ये कहते हैं, उनके खुलेआम गैर कानूनी काम करके दस्तूर की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। यही नहीं, टोपी और लुंगी पहनने वालों को गुंडा कहकर उनकी बेइज्जती सरेआम यूपी का नायब वज़ीर आला कर रहा है। गुड़गांव, जिसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है, वहाँ जुमे के रोज़ एक वक्त की नमाज़ पढ़ने से लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि पार्क में चादर और मुसल्ला बिछाकर थोड़ी देर ही नमाज़ पढ़ी जाती है क्योंकि वहाँ कई मस्जिदें बंद पड़ी हैं और नई मस्जिदें बनाने में रुकावटें डाली जाती हैं। नमाज के दौरान नमाजियों के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाए, वंदे मातरम और भजन गाकर नमाज में रखना पैदा किया। ये सब कुछ इसके बावजूद है कि हुकूमत की इजाज़त से जुमे की नमाज खुले में अदा की जाती है।
हम वहाँ के मुसलमानों के सब्र की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने शरपसंदों के उकसाने के बावजूद अमन बाकी रखा और फिसाद नहीं होने दिया। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर कांवड़ियों का हफ्तों तक कब्जा रहता है। आमोदरफ्त में खलल पड़ता है, लेकिन मुसलमान इस पर कोई एतराज़ नहीं करते क्योंकि ये उनका मजहबी मामला है। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रिजवी पर करोड़ों रुपए की बदगुमानी और करप्शन के इल्ज़ामात हैं और इंक्वायरी हो रही है। अब उन्होंने हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया है और शिवलिंग पर दूध डालकर पूजा करके अपना नाम नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। डासना के मंदिर में पुलिस के पहरे में वो पूजा करते हैं। और इससे पहले 2 दिन पहले हापुड़ शहर में कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई हो गए थे और अपनी इबादत कर रहे थे, तो विश्व हिंदू परिषद के लोग पुलिस को लेकर पहुंच गए और घर में घुसकर हंगामा किया और कहा कि मज़हब बदलने के लिए 6 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। मुल्क में आए दिन चर्चों पर भी हमले होते रहे हैं। मोहम्मद उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी मौलाना गिरफ्तार हैं क्योंकि वो उन लोगों का साथ देते थे जो अपनी मर्ज़ी से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करना चाहते थे। हालांकि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसका उनको लीगल राइट देता है। अगर वसीम रिजवी हिंदू बनना चाहें तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इस्लाम, कुरान और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जो गंदे बयानात वो और डासना मंदिर के पुजारी नरसिंह आनंद दे रहे हैं, इसकी इजाज़त ना तो मुल्क का कानून देता है और ना ही ये हिंदू धर्म की तालीम है। ये लोग मुल्क में फिसाद पैदा करना चाहते हैं, इसलिए हुकूमत को उन्हें गिरफ़्तार करके सज़ा देनी चाहिए और अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो अदालत आलिया सो मोटो नोटिस लेकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। नरसिंहानंद इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को बम से उड़ाने का बयान देकर दहशतगर्दी फैलाने का काम कर चुके हैं। और वसीम रिजवी जो अब नारायण सिंह त्यागी हैं, उनकी हिफाजत के लिए ख़ुद हथियार उठाने का ऐलान भी किया है। मुस्लिम मजलिस इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुसलमानों से अपील करती है कि वो इश्तियाल दिलाने वालों की चाल को समझें और पुरअमन कानूनी और जमहूरी तरीक़ों से ही मजम्मत करें। मुस्लिम मजलिस ऐसी ख़बरों पर भी अपनी तशवीश का इजहार करती है कि यूपी हुकूमत की कैबिनेट की मीटिंग आइंदा काशी विश्वनाथ मंदिर में कराने की तजवीज़ है। क्या अपोजिशन जमातों को भी हुकूमत इसकी इजाज़त देगी कि मंदिरों में वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करें? पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी की गैर कानूनी कार्रवाइयों की हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दलित सबको मिलकर मुखालफत करनी चाहिए। ये मुल्क किसी एक मज़हब के मानने वालों का नहीं, न कभी था और न रहेगा। अमन और इंसाफ कायम करके ही मुल्क तरक्की कर सकता है। बदअमनी, नाइंसाफ़ी और नफ़रत से मुल्क की तरक्की भी रुकेगी और दुनिया में बदनामी भी होगी। अभी ये आप टीवी के आप लोग हैं, आप देख रहे हैं कल से जो कुछ हो रहा है कि 6 दिसंबर में अब वो कहते हैं कि साहब हम कॉन्स्टिट्यूशन कानून भी बदल देंगे। आज ये बयान आया कि 1947 का जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप के प्रोटेक्शन का एक्ट है, इसको हम बदल देंगे। ये यूपी के एक मिनिस्टर साहब का बयान आ चुका है। अब वहाँ पे मथुरा का पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, भागवत साहब ने जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि मथुरा और काशी हमारे एजेंडे में नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये लोग इसे क्या कहते हैं इशू बना रहे हैं, ईदगाह का मसले का इशू बना रहे हैं। अब कुछ लोग ये कह देते हैं कि साहब 300 मस्जिदें थीं जो मंदिर तोड़ के बनाए गए। आज बयान दिया यूनाइटेड हिंदू संगठन नाम की कोई फ्रंट है कोई, उन्होंने कहा साहब कि काशी से और क्या कहते हैं आपके मथुरा से मस्जिदें जो हटा लेनी चाहिए, वरना हम एजिटेशन चलाएंगे। इस मुल्क के अंदर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो पोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के अंदर कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों का तो छोड़िए, माइनॉरिटीज़ का नाम लेने से डर रहे हैं। तो कोई आप लोग जानते हैं कि करोड़ों आदमियों को 20-25 करोड़ आदमियों को निगलेक्ट करके आप चाहें कि पॉलिटिक्स चले तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। ये आप सोचेंगे भाई बगैर मुसलमानों को कहते हैं हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो ठीक है जीता जा सकता है, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास जो कहा जाता है, परसेंटेज क्या है मुसलमानों की रूलिंग पार्टी के अंदर? एक भी इलेक्टेड मेंबर नहीं है। लोकसभा में बीजेपी का एक भी इलेक्टेड मेंबर नहीं है और फिर वो कहते हैं साहब सबका साथ सबका विश्वास। इसी तरीके से आप देखिए यूपी के अंदर क्या है। अब ये हमारे वसीम रिजवी साहब तो थे ही, अब पता नहीं ये जो बीजेपी का राज्यसभा में एक भी नहीं है। और आप देखिए यूपी असेंबली के अंदर नहीं है।
इन्होंने अब उनको, ये तो रिजवी साहब तो हो ही गए नारायण त्यागी, अब एक रजी साहब है वो, उनका आज बयान आया है। अब मुझे पता नहीं कि वो कब किस वक्त अपना घर वापसी करेंगे, लेकिन इस तरह के बयान दे के इस मुल्क के अंदर आप देखिए, मैं एक बात बताऊँ, डराने का मॉब लिंचिंग क्या है? डराने की स्कीम है कि लोग डर जाएं। मैं पूरी तरीके से कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों साल से यहाँ मुसलमान हिंदू साथ रह रहे हैं, इस्लाम नया नहीं है। रसूलुल्लाह के ज़माने में 1400 साल पहले केरला में आ गया था, 1400 साल पहले वहाँ पे इस्लाम आ गया था, केरला में आ गया था, तमिलनाडु में आ गया था, कर्नाटक के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे उसी ज़माने में, उससे पहले लोग आते थे वहाँ पे। फिर 1000 साल से सिंध के अंदर, 750 साल से दिल्ली के अंदर। तो ये सोचना कि लोग यहाँ से चले जाएंगे, ना तो ये रोहिंग्या हैं, इन्हें इस तरह भगाया जा सकता है। गांधी जी ने कहा था 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था कि कोई ये पागलपन है अगर कोई आदमी ये सोचता है कि हिंदुस्तान से सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ज़रा सी कोई बात होती है वो कहते हैं साहब इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो और कोई इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, जो जी चाहे कहते रहिए। एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर जय श्री राम को बदनाम कर रहे हैं आप, ये नाम जो अच्छा खासा नारा है उसको आप रामचंद्र जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। लड़ने के लिए, झगड़े करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप खुद सोचिए, नमाज के अंदर किसी को परेशान तो नहीं किया जाता। वहाँ 19 मस्जिदें बंद पड़ी हुई हैं और आज से नहीं हो रहा, 10 साल से वहाँ पार्क के अंदर थोड़ी देर के लिए नमाज़ पढ़ लेते हैं, कोई उसमें गंदगी नहीं होती, साफ आते हैं, चादर बिछाते हैं, नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं। ओनली मुश्किल से आधा घंटा है, लेकिन अब वो वहाँ पर उसके सामने खड़े होकर वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहते हैं नमाज नहीं होने देंगे यहाँ पर। और अच्छा, इससे दुनिया में क्या हो रहा है? अब हिंदुस्तान में कुछ भी कहते रहिए आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर मीडिया में कितनी बदनामी हो रही है हिंदुस्तान की। आखिर ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? इलेक्शन जीत सकते हैं। बागवत साहब ने एक बात कही थी, मैं उन्हें कोट करता हूँ, इलाहाबाद के अंदर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था, बीजेपी हुकूमत आने से बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के बगैर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के बगैर मुल्क नहीं चला सकते। पॉसिबल नहीं है कि आप 20-25 करोड़ आदमी के साथ इलेक्शन जीतने के लिए हरकतें की जा रही है सारी की सारी, उससे नुकसान कितना हो रहा है। पहले के ज़माने के अंदर हिंदू मुसलमानों के साथ इतने अच्छे मामलात थे और अब क्या सूरत हाल हो रही है, ये मालूम हो रहा है कि दो बिल्कुल, ये क्या साहब मुसलमानों की बात करेंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा, तमाम पार्टियां क्या करें, हिंदू मुसलमानों की बात करें। इसका मतलब यह है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सारे हिंदू जो है मुसलमानों के खिलाफ है। ये खामखा का एक मिथ क्रिएट कर दिया गया। और अगर बीजेपी ये कहती है कि मुसलमानों के बगैर हुकूमत बना सकते हैं, तो क्या मुसलमान खामोश बैठे रहेंगे? पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन मीन से फिर वो कहेंगे भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सर्विसेज के अंदर, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबली के अंदर। कितना है? झूठ बोलते हैं कि साहब तुष्टीकरण किया जा रहा है। ये तुष्टीकरण है कि हम 2% 3% भी लेंगे सर्विसेज के अंदर। ये तुष्टीकरण है, कभी भी हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट असेंबली के अंदर हमारी तादाद के अतबार से नहीं हुआ। फिर कहते हैं साहब तुष्टीकरण कह रहा है। तुष्टीकरण नहीं है, ये कष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों का, और इसका नौजवानों पे बड़ा ख़राब असर पड़ रहा है। यूपी के अंदर जो इस वक्त पोलराइजेशन हो रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रिएक्शन हर चीज़ का होता है, आप जानते हैं। और मोदी साहब ने कहा था न्यूटन का थर्ड लॉ के साहब, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट एक्शन। तो इससे रेडिकलाइजेशन करने के लिए फिर कह रहे हैं, अभी वो मीटिंग करने जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड टेररिज्म, इंद्रेश कुमार साहब कर रहे हैं। ये टेररिज्म नहीं है, खुला आप एक आदमी कह रहा है मंदिर के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बम से गिरा देना, उड़ा देना चाहिए। इज इट नॉट टेररिज्म? कि आप साफ कह रहे हैं कि बम कुछ नहीं, मैं हथियार उठा लूँगा वसीम रिजवी की हिमायत के अंदर, ये टेररिज्म नहीं है। कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है। बजरंग दल और ये क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद, ये पुलिस वालों से पास जाते हैं, पुलिस को मालूम है जैसे बीजेपी के वर्करों की तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते कि डिस्टर्बेंस हो। इस तरह का डिस्टर्बेंस होगा तो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों का नुकसान होगा। योगी जी ने खुद कहा था कि अगर फिसाद होगा, दिल्ली का फिसाद हम देख चुके हैं, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों की भी दुकानें चली, हिंदुओं की भी दुकानें चली। तो इसलिए अगर इस मुल्क के अंदर माहौल ख़राब किया जाएगा इलेक्शन जीतने के लिए, तो इससे मुल्क की तरक्की रुकेगी। और ये सोचना कि इस तरीके से डर जाएंगे, मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का फ्यूचर डार्क है। 1857 के अंदर लाखों के करीब मारे गए, हज़ारों उलमा को फांसी दी गई, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान रहे, हिंदू भी रहे, सब लोग रहे। उसके बाद 1947 हुआ, उसके बाद भी हम रहे। तो हमें इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क के अंदर हम ये चाहते हैं कि साथ रहें।
और सिर्फ एक मिसाल दे के अपनी बात ख़त्म करूँगा। जब आदमी कम्युनल हो जाता है तो सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था यूनियन का। उस ज़माने में हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार हुई। बाद में जब वार हुई तो वहाँ किसी ने अखबार ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस ज़माने का अखबार था, आजकल भी होता है, ये लिख दिया ब्लैक आउट होता था। ब्लैक आउट इसलिए होता था कि जब पाकिस्तान के अगर जहाज़ आए तो उन्हें ये ना मालूम हो कि नीचे कोई आबादी है, तो कह दिया जाता था लाइट नहीं जलाई जाएगी, तो उसमें ब्लैक आउट होता था। तो अखबार ने लिख दिया और सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि साहब जब ब्लैक आउट होता है और लाइटें बंद की जाती हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र अपने हॉस्टल की छतों पर खड़े होकर पाकिस्तान के जहाज़ों को टॉर्च दिखाते हैं। ये बाकायदा अखबार में छप गया कि पाकिस्तान के जहाज़ों को ये टॉर्च दिखाते हैं, सिग्नल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि साहब ये अलीगढ़ के लड़कों को समझाइए, और देखिए हमारे पास सीआईडी रिपोर्ट है कि जब ब्लैक आउट होता है और लाइटें बंद होती हैं तो ये लड़के जो हैं ये छतों पर चढ़ते हैं अपने हॉस्टल की और पाकिस्तान के जहाज़ों को सिग्नल देते हैं। मैंने कहा साहब आपको मालूम है सिग्नल देने के मायने क्या हैं? सिग्नल देने के मायने ये कि यह बम ड्रॉप कीजिए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों को खुदकशी करने का कोई दूसरा तरीका याद नहीं है कि वो पाकिस्तान के जहाज़ों से कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे बम गिराइए। 37% हिंदू भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ये लोग कहते हैं कि वहाँ नहीं है, 37%। तो जब बम गिरेगा वो ये नहीं देखा ये बशीर अहमद है, ये मोहन कुमार है, तब उनकी समझ में बात आई। तो जब इस तरह की बात होगी, ऐसी रिपोर्टें होंगी, रोज़ कोर्ट कह रही है, रोज़ दिल्ली के अंदर कोर्ट कह रहे हैं, बिल्कुल फिसाद ये कहते हैं प्लानिंग की थी। प्लानिंग जो थी गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। इसलिए कि जब होम मिनिस्टर ये कहेगा बटन ऐसे दबाओ कि शाहीन बाग तक आवाज़ जाए। शाहीन बाग प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था, फायरिंग की गई जामिया के अंदर, सबने अलग पुलिस खड़ी है और फायरिंग कर रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। हॉस्टल में घुस के आप लड़कों को मार रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, कुछ नहीं कर रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए फिसाद कराया गया। जब मिनिस्टर ये कहेंगे दुनिया पागल नहीं है कि गोली मारो सालों को, मिनिस्टर कह रहा है, चैलेंज कर रहे हैं वो कि साहब इन्हें हटाइए वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो तो कहिए अल्लाह ने इज्जत रख ली कि कोविड आ गया और ये ख़त्म हो गया। तो बहरहाल मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गुड फेथ के अंदर हम लोग जो है मुसलमानों के अंदर जो गुड सेंस मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी तमाम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं इस मुल्क में सबको साथ रहना है। अगर तरक्की होगी तो सबकी तरक्की होनी चाहिए। और इसमें मैं मुसलमानों से ये अपील करूँगा आपके थ्रू कि वो प्रोवोक ना हो। ये आपको प्रोवोक किया जा रहा है। हम बिल्कुल मैं तारीफ़ करता हूँ इस बात की कि उन लोगों ने अपना धैर्य रखा। नहीं तो सुनिए, जब आप प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। भाई आप इज इट नॉट प्रोवोकेशन का बम से गिरा देंगे, उड़ा देंगे। किसी ने कहा है कि कोई एक आदमी खुल्लम खुल्ला कह रहा है, टेलीविजन पे कह रहा है बम से उड़ा देंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए, मैं हथियार उठा लूँगा। ये बताइए, ये ऑन रिकॉर्ड है नहीं ये सब कुछ? तो अब अच्छा इसके मुकाबले में मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि इसको रोका जाना चाहिए। अगर इसे नहीं रोका जाएगा तो खामखा लोगों के अंदर क्या कहते हैं गलत धारणा शुरू होगी, और इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। इन द नेशनल इंटरेस्ट। अब आप लोग जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। अभी हम लोगों ने ऐलान किया था 20 सीटों का, लेकिन हमारा पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, फाइनल डिसीजन बाद में लेंगे। कितने करोड़ रुपए खर्चा करेंगे जैसे बीजेपी खर्चा? देखिए साहब ये तो मैं अभी बता नहीं सकता। बीजेपी के पास करोड़ों रुपए होंगे। मैं तो इसी बात के खिलाफ हूँ कि इलेक्शन लड़ने के लिए जब करोड़ों रुपए खर्च करेगा एक आदमी तो फिर कमाएगा भी वो। खराबी यही है कि इस वक्त तो मुश्किल ये है कि क्रिमिनल्स और क्या कहते हैं करोड़पति लोग जो हैं वही ज़्यादातर आप देख लिए, मेजॉरिटी उन्हीं की है। तो हम तो इसके खिलाफ हैं करोड़ों रुपयों के। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, कोई अम्बेडकर साहब ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हुई, सब लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके अंदर सीधा सीधा ये है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में लिखा गया है टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रीच। हर एक को पूरी दुनिया में अपने मज़हब की तबलीग का पूरी दुनिया में हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ कुरान शरीफ में लिखा हुआ है लाइक रहा फिद्दीन,
दीन के मामले में, रिलीजन के मामले में कंपल्शन नहीं होगा, फ्री विल होनी चाहिए। लेकिन अब मोहम्मद उमर गौतम जाने आज से थोड़ी 10 जाने कितने साल पहले वो आदमी एक बाकायदा इंजीनियर है, पढ़ा लिखा आदमी, वो मुसलमान हो गया था, उसकी फैमिली मुसलमान है, अच्छे खासे काम कर रहे थे। अब अगर कोई आदमी मुसलमान होना चाहता है, उनके साथ देते, वो उनका साथ देते थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी, आप जाके फुलत में हिंदुओं से मालूम कर लीजिए उनके बारे में, है? लेकिन आप ज़बरदस्ती एंटेंगल करते हैं कि साहब वो गिरफ्तार होते हैं। और चर्च के ऊपर हमला किया गया अभी 3 दिन पहले कर्नाटक के अंदर, हर जगह विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंच जाते हैं, बजरंग दल के लोग। मैं तो कहता हूँ बजरंग दल को पाबंदी लगनी चाहिए। दे आर ए थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। जब जगह ये मालूम होता है पुलिस उनके मातहत में, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, पुलिस उनके साथ जा रही है। तो ये बहुत गलत हो रहा है आखिर कि इस तरह के सिविल हम इस मुल्क में रह रहे हैं। और एक बात और है, मुसलमान सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ दिस कंट्री। हम सेकंड मेजॉरिटी हैं यहाँ पे, 20-25 करोड़ आदमी अगर बैकवर्ड रहेंगे, अगर इनकी तरक्की नहीं होगी, हम इनसे दुश्मनी हिंदू मुसलमान अगर रहें, तो इससे कोई फ़ायदा मुल्क का नहीं होने वाला, बहुत नुकसान होगा। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ बेसिकली, बाद में मैं एकेडमिक्स में आ गया था। वहाँ से मैं बताऊँ, जब कम्युनल राइट हुआ करते थे बहुत पहले, तो लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ और तजारत वहाँ से हटानी शुरू कर दी थी और कह रहे थे भैया क्या फ़ायदा, यहाँ पे तो रोज़ झगड़े होते हैं। और अब जो कम्युनल राइट नहीं होता मेरठ में, वो इसी वजह से लोगों की समझ में आ गया है कि राइट होगा तो भाई हिंदू मुसलमान दोनों का नुकसान होगा। और पैसों का नुकसान हिंदुओं का ज़्यादा होता है, इसलिए कि जाहिर बात है मुसलमान गरीब है, और जान माल का नुकसान दोनों का होता है, तो लिहाजा इसी वजह से अब राइट नहीं हो रहा है। लेकिन आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट। बिल्कुल, इट इज़ ए फैक्ट। तो मतलब आप क्या इसके लिए कुछ शुरू करेंगे कि नहीं माइनॉरिटी नहीं? नहीं, बात तो सुनिए, हम सेकंड मेजॉरिटी हैं, लेकिन माइनॉरिटी से बदतर किया जा रहा है हमारे। हम सेकंड मेजॉरिटी हैं और रूलिंग पार्टी के अंदर एक भी हमारा एमपी नहीं है, और फिर कह रहे हैं सबका साथ। ये हिपोक्रेसी है। जी, किसी ने रोका तो नहीं था? किसने रोका नहीं था? पार्लियामेंट में जाने के लिए किसी ने रोका तो? जी, रोका था। आप जब ये कहेंगे कि मुसलमानों का नाम लेंगे तो हिंदू वोट नहीं देगा, रोक दिया आपने, मेजॉरिटी हिंदुओं की। जब आप खुल्ला ये कहने लगे सब पार्टियां, मुसलमानों का नाम नहीं, माइनॉरिटीज़ का नाम नहीं, हिंदू खिलाफ हो जाएगा, तो माइनॉरिटीज़ सोचेंगे कि भाई हमारा तो हंसते नहीं है, यू आर 80%, वी आर 20%, तो इसका मतलब हम तो कहीं जाएंगे ही नहीं। फिर टैक्स पे हम इक्वल टैक्स पेयर्स हैं। पुलिस में रिजर्वेशन कितना है मुसलमानों का? कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है। क्या मुसलमान सिपाही होने के काबिल भी नहीं है? क्या मुसलमान चपरासी होने के काबिल भी नहीं है? बाकायदा सीधा का डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल। झूठ बोला जाता है तुष्टिकरण। अब सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया, थर्ड क्लास बनाया जा रहा है, झूठ बोल के तुष्टिकरण। कोई तुष्टिकरण नहीं है। कब क्या तुष्टिकरण हुआ है हमारा? दलितों से बदतर हालत है हमारी। अच्छा, हिंदुओं को खामखा डराया जा रहा है मुसलमानों से। मुसलमान यहाँ पे इससे भैया 1000 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, कभी कोई फिसाद झगड़ा कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन अफसोस की बात है ये आप जी यूपी में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, तो कौन सी पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। बेसिकली इट इज़ ए यूपी बेस्ड पार्टी। यूपी में चली थी, यूपी के अंदर इलेक्शन भी इसके हुए। हाँ, बताइए। जब आप इस तरह की पार्टी चुनाते हैं, इसमें ऑलरेडी मतलब एक धर्म के नाम में वो पार्टी हो, तो आपको नहीं लगता कि इससे ऑलरेडी आप अपने आप को एक अलग नहीं, देखिए आप ठीक कह रहे हैं। उसमें बात क्या है, असल बात यह है ना, मैं बता दूँ। नहीं, देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि असल बात क्या है। असल बात यह है कि मुस्लिम मजलिस के बारे में, जैसे मैं अपने औरों के बारे में तो मैं नहीं कहता, मुस्लिम मजलिस के बारे में मैं कहता हूँ कि जब इसका इंसेप्शन हुआ था तो डॉक्टर फरीदी के साथ इसके अंदर छेदीलाल साथी और दूसरे लोग जो हैं बराबर के शरीक थे, और इसके अंदर हमारे MLA भी रहे, क्या कहते हैं, नॉन मुस्लिम्स। अब मुसलमानों के लिए एक बात है कि क्राइसिस और आइडेंटिफिकेशन होता है। देखिए, मेजॉरिटी को ज़रूरत नहीं होती, माइनॉरिटी को जो होता है कि अपने कैरेक्टर, अपने कल्चर को, इसीलिए माइनॉरिटी राइट्स जो दिए गए हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसीलिए कि थ्रेट अगर होता है तो जाहिर बात है डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी रूल करेगी, तो इसीलिए ये होता है कि उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज वो जो है वो प्रिजर्व रहे, तो उससे मुसलमान अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अब हमारा काम ये है कि हम ऐसी बातें ना करें कि जिससे हिंदू मुस्लिम झगड़ा पैदा हो। हम ऐसी बातें नहीं करें, चैलेंजिंग मूड की बात ना करें, एक्साइटिंग की बात ना करें, पीसफुल रहें। और हम जाहिर बात है मजलिस हिंदुओं को भी टिकट देगी। सुझाव ये था आपको, जो सवाल से रिलेटेड है कि भाई जब आप किसी धर्म से उसको जोड़ लेते हैं तो आप इतना मेन स्ट्रीम में, मेन पॉलिटिक्स में आने में आपको दिक्कत उसमें होगी, है ना? और क्योंकि ऐसा बीजेपी भी नहीं करती है। बीजेपी भी बाकी जैसे
आपने नाम लिए हिंदू महासभा या बजरंग दल, उनके एसोसिएट उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेते रहे हो, लेकिन जब आपको मेन स्ट्रीम में आना है तो आपको किसी देखिए उसकी देखिए मैं आपको देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, वो आप जो बात कह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर कास्ट भी है और रिलीजन भी है। अब ये सारी की सारी हैं, ये तो कहते हैं कि सब मुसलमान लोग कहते हैं कि मुसलमान नाम की पार्टी नहीं होनी चाहिए। सवाल ये सोहेल देव पार्टी रहे, उसमें कोई इतराज़ नहीं, कास्ट के नाम से यहाँ पार्टियाँ मौजूद हैं, एक नहीं यानी कितनी पार्टियाँ हैं जो कास्ट नहीं वो आपका मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, नहीं आप जो कह रहे हैं आप बार्गेनिंग स्टेज में तो आ सकते हैं कि कहीं आपके कुछ एमएलए एमपी आ जाए तो आप किसी के साथ में टाई अप करना चाहें या कोएलिशन करना चाहें, पर अब आप वो सोचे कि पूरे हिंदुस्तान पे मतलब देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एग्री विद यू 100%। हम हरगिज़ ये नहीं सोच सकते कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर या यूपी में हमारी हुकूमत आ जाएगी। बात यही है, देखिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि जो हम 20% है कि हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि वी कैन नॉट बी द रूलर, लेकिन हम पावर शेयर कर सकते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि मेजर पार्टीज से अलायंस करके वो हम इलेक्शन लड़ेंगे, और उससे का फ़ायदा को पहले भी लड़ा है, जैसे मैंने बताया कांग्रेस से अलायंस रहा मजलिस का। मैं खुद इलेक्शन लड़ा था 1980 में, जब तक मैं एकेडमिक्स में नहीं आया था, और आपको हैरत होगी कि मेरा इलेक्शन RSS के लोगों ने लड़ाया था। उसकी वजह ये थी, मुरादाबाद से मुस्लिम मजलिस का, नेशनल लीग का अलायंस था जनता पार्टी से, और जुल्फ़िकार साहब मिनिस्टर थे, वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर थे, और चुनाचे में मुरादाबाद से इलेक्शन लड़ा था, और उसके अंदर RSS के लोगों ने इलेक्शन लड़ाया था। असल चीज़ नाम से नहीं है, बल्कि ये होता है कि अगर हमारा जो काम है अगर वो कम्युनल ना हो, और हम ऐसी बातें ना करें कि जिससे अगर आप में से कोई लोग मेरठ के लोग हैं तो आप मेरठ से पूछ सकते हैं कि हमने हमेशा कोशिश ये की है, कई दफ़ा ऐसा हुआ, छोटी छोटी बात से लाइट हो जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर इसकी वो करें पब्लिसिटी, बहुत बड़ी खिदमत होगी। देखिए इस मुल्क में ना मैं, ना मोदी जी, ना भागवत जी बिल्कुल कोई गारंटी नहीं ले सकता कि हिंदू मुसलमान जो हैं इनकी इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी। जब साथ रहेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ रहेंगे, रोज़ाना हम देखते हैं हिंदू हिंदू को कत्ल करता है, कोई राइट नहीं होता। रोज़ाना मुसलमान मुसलमान को कत्ल करता है, कोई राइट नहीं होता। हिंदू हिंदू की लड़कियों को लेकर भागता है, कोई हंगामा नहीं होता। मुसलमान मुसलमान की लड़कियों को लेकर भागता है, कोई हंगामा नहीं होता। ये इंडिविजुअल एक काम होता है। इसमें हो सकता है कि एक आदमी हिंदू है, दूसरा मुसलमानों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया, तो इसको इसी तरह लेना चाहिए कि दो आदमियों का मामला है, मुकदमा कीजिए, झगड़ा खत्म हुआ। अगर कोई किसी लड़कियों को लेकर भागा, इसे पूरी कम्युनिटी का इशू ना बनाइए, बल्कि इसको ये है कि इंडिविजुअल है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इससे सारा नुकसान होता है, छोटी सी चीज़ से राइट शुरू हो जाता है। अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि ये इस मुल्क के अंदर ये चीज़ें होंगी, नामुमकिन है, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि साहब आइंदा कोई हिंदू किसी मुसलमान लड़की को लेकर नहीं भागेगा, और कोई मुसलमान हिंदू लड़की को लेकर नहीं भागेगा, कोई मुसलमान हिंदू को कत्ल नहीं करेगा, कोई हिंदू मुसलमान, ये सब एवरीडे लाइफ है, इसमें रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। हम लोग खामखा से रिलीजन का मामला बना देते हैं। इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स हैं जो होंगे और होते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के समय पर जो कुछ भी हुआ है, तो प्रोफेसर आप क्या सोच रहे हैं कि जो मतलब बीजेपी निकल जाएगी? मेरा अपना ख्याल है, देखिए आई मे बी रॉन्ग, मेरा अपना ख्याल ये है कि आफ्टर इलेक्शन किसी एक पार्टी की तो हुकूमत आने के चांसेस नहीं है, लेकिन संयुक्त विधायक दल बन सकता है। मेरा अंदाज़ा है कि इलेक्शन के बाद भी काफ़ी बदलाव होगा। जो अलायंस होंगे उसमें आपका पार्टी भी होंगी। देखिए हमारी कोशिश यही है, हमारी कोशिश। ओवैसी के साथ मिलके भी लड़ सकते हैं, सीट शेयरिंग। देखिए ओवैसी साहब से अभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है, और दूसरी बात यह कि वो एक फ़र्क है, जैसे हमारी जो पार्टी है यूपी बेस्ड पार्टी है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद बेस्ड पार्टी है, तो यहाँ के जो मसाइल हैं हम लोग इतने दिनों से देखते रहे हैं। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि यूपी के अंदर जब तक एजुकेटेड सेंसिबल लीडरशिप नहीं होगी, उस वक्त तक इंडियन मुस्लिम्स को बाकायदा लीडरशिप प्रोवाइड नहीं की जा सकती। कितना 22 करोड़ है, 28 करोड़ है? आपका कहना ये कि उनके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये आप कह रहे होंगे। देखिए हर एक पार्टी को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। इख्तियार नहीं कह रहा, स्थान नहीं है, आप कह रहे हैं ना। मतलब बेसिकली वो हैदराबाद बेस्ड पार्टी है, हमारी पार्टी शुरू से यूपी बेस्ड पार्टी है। ये हमारा मानना है कि यूपी के अंदर जब तक साफ़ सुथरी छवि के एजुकेटेड क्लीन लोग जब तक नहीं होंगे, अब हुआ ये है कि एजुकेशन, मुझे हमारे ये रजिस्ट्रार हैं, ये बैठे हुए हैं, ये फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, ये सब लोग जो हैं कोई हम लोग को प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं। अब बदकिस्मती से इंडिया में
पॉलिटिक्स अब सर्विस के लिए नहीं रह गई है, अब ये वो प्रोफेशन बन गया है, बिजनेस बन गई है। जब तक एजुकेटेड और क्लियर माइंडेड लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक क्या कहते हैं, हम ये सोचें ना देश का भला होगा, ना हिंदू और मुसलमानों का और ना यूपी का। तो हमारी कोशिश ये है कि एजुकेटेड सेंसिबल लीडरशिप यूपी के अंदर प्रोवाइड की जाए। अभी कितने हैं मुस्लिम कितने हैं? साहब गवर्नमेंट अभी डेटा जारी नहीं किया है रिलीजियस, जो आखिरी है वो कहते हैं 14%, अभी तक फाइनल डेटा जो है जारी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, किसान मूवमेंट को हम शुरू से साथ देते हैं, किसान मूवमेंट को हम साथ देते हैं शुरू से, और किसान मूवमेंट को हम ये कहते हैं कि उन्होंने जो किया है पीसफुल किया, गवर्नमेंट मजबूर हुई वापस लेने के लिए। और लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि आप लोगों के शुरू में कहना चाहता हूँ कि कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं। अब ये जो लोग बेकसूर लोग सीए की जिन लोगों ने तहरीक चलाई थी उनको आपने जेल में डाल दिया, स्टूडेंट्स को जेलों में डाल दिया। कोर्ट्स कह रही हैं कि ये इनके खिलाफ कोई गद्दारी का केस नहीं है, हर एक को आप यूएपी में बंद कर देते हैं, हर एक को कह देते जो आपसे अपोज करे वो देश विरोधी हो जाता है।